कल्पना कीजिए, 5092 मीटर ऊपर हिमालय के एक छोटे ग्लेशियर लेक में जब बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों मानव कंकाल बाहर आ जाते हैं। कुछ खोपड़ियों पर बड़े घाव, कुछ हड्डियां अभी भी मांस के साथ। ये लोग कौन थे? एक साथ कैसे मर गए? आज जो आप देखने वाले हैं वो आपके दिमाग को हिला देगा और हिमालय के भूले हुए राज खोल देगा। आज जो आप देखेंगे शायद ही किसी ने आपको बताया हो। रूपकुंड लेक, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर 5029 मीटर की ऊंचाई पर है, को दुनिया स्केलेटन लेक या मिस्ट्री लेक के नाम से जानती है। ये छोटा सा ग्लेशियर लेक सिर्फ 40 मीटर व्यास का, हर साल जब बर्फ पिघलती है तो इसके किनारे और अंदर से 300 से लेकर 800 तक मानव कंकाल निकल आते हैं। कुछ खोपड़ियों पर गंभीर सिर की चोटें, कुछ हड्डियां इतनी अच्छी तरह संरक्षित कि लगता है जैसे कल ही मरे हों। स्थानीय मान्यताएं कहती हैं ये नंदा देवी का श्राप है, लेकिन विज्ञान ने इस कहानी को और गहरा और रहस्यमय बना दिया है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, ये एक बड़ी अनकही भारतीय रहस्य है जो दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली चौंकाने वाले खुलासे अभी आने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको प्राचीन प्रवास, भूली हुई यात्राएं, स्थानीय मान्यताएं और अचानक हुई हिंसक मौतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। रूपकुंड लेक की कहानी आधिकारिक रूप से शुरू होती है 1942 में, जब एक भारतीय वन रेंजर H.K. मधवाल नंदा देवी क्षेत्र में पौधों की खोज के दौरान ये बिखरे हुए कंकाल देखते हैं। उन्होंने रिपोर्ट की और तब से स्थानीय लोक कथा ने बताया कि ये एक ही दुखद घटना थी। राजा जस धवल और रानी बलाम्पा के साथ तीर्थयात्रियों का समूह जो नंदा देवी को नाराज करने के बाद एक भयंकर ओलावृष्टि में मर गया। लोगों ने सोचा ये सब एक ही दिन हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जांच हुई ये मिथक टूटने लगा। 1950 और 1960 के दशक में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और लखनऊ यूनिवर्सिटी की टीमों ने अभियान किए। फिर 2004 में एक बड़ा नेशनल जियोग्राफिक अभियान हुआ, जिसमें बायो आर्कियोलॉजिस्ट वीना मुशर्रफ त्रिपाठी ने खोपड़ियों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कुछ खोपड़ियों पर दबाव से टूटने वाले फ्रैक्चर थे, जैसे भारी कुंद वस्तुएं ऊपर से गिरकर लगी हों। प्रारंभिक सिद्धांत मजबूत था। एक बड़ा तीर्थयात्री समूह, लंबे ब्राह्मण और स्थानीय पोर्टर नंदा देवी यात्रा पर थे और उन्हें क्रिकेट बॉल के आकार के ओलों ने मारा। लोहे जितने सख्त, हजारों की संख्या में गिरते हुए। ये चोटें उससे मेल खाती थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब जांच और गहरी होती है और हर चीज और रहस्यमय हो जाती है। 2019 में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित हुआ। इसमें दुनिया भर की 16 प्रयोगशालाएं शामिल थी। हार्वर्ड की रीच लैब इसका नेतृत्व कर रही थी। प्रमुख शोधकर्ता एडाविन हार्नी ने इस प्रोजेक्ट को संभाला। टीम में आयुषी नायक, प्रमोद जोगलेकर, वीना मुशर्रफ त्रिपाठी, CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के कुमार स्वामी थंगराज, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ के नीरज राय, हार्वर्ड के डेविड रीच और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने 38 कंकालों की हड्डियों से प्राचीन DNA निकाला, रेडियो कार्बन डेटिंग की, आहार समझने के लिए स्थिर समस्थानिक विश्लेषण किया और अस्थि विज्ञान अध्ययन किया। परिणाम ने पूरे वैज्ञानिक जगत को हैरान कर दिया। कंकाल 3 आनुवंशिक रूप से अलग समूहों के थे और वे अलग अलग समय पर मरे थे, एक ही विनाशकारी घटना में नहीं। पहला समूह रूपकुंड A 23 व्यक्तियों का, दक्षिण एशियाई वंश का। ये 800 ईस्वी 7वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास मरे, लेकिन कई घटनाओं में दशकों या सदियों में फैले हुए। ये लोग विविध थे, भारत के अलग अलग हिस्सों से, आपस में असंबंधित, पुरुष और महिलाएं दोनों। उनका आहार बाजरा आधारित था, सामान्य भारतीय। दूसरा समूह रूपकुंड B 14 व्यक्तियों का, पूर्वी भूमध्य सागरीय वंश का, विशेष रूप से मुख्य भूमि ग्रीस और क्रीट जैसा आनुवंशिक स्वरूप। ये लोग 1800 ईस्वी 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास मरे, संभवतः एक ही घटना में। उनका आहार अलग था, कम बाजरा, अधिक गेहूं या भूमध्य सागरीय शैली।
तीसरा, एक अकेला व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशियाई वंश का, लगभग 82% मलय और 18% वियतनामी मिश्रण, वो भी 1800 ईस्वी का। सब एक साथ नहीं मरे। दक्षिण एशियाई समूह की मौतें कई छोटी घटनाओं में हुई, लगभग 700 से 950 ईस्वी के बीच, जबकि भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्व एशियाई समूह एक ही घटना में 19वीं शताब्दी में। ये पुरानी ओलावृष्टि सिद्धांत को पूरी तरह चुनौती देता है। अगर आप H.K. मधवाल की जगह होते 1942 में, जब पहली बार ये हड्डियां देखीं, या वीना मुशर्रफ त्रिपाठी और एडाविन हार्नी की टीम के साथ 2004 और 2019 के अध्ययन कर रहे होते, आप क्या करते? इतने अलग आनुवंशिक मूल के लोगों को एक दूरस्थ कठोर हिमालयी झील के पास देखकर क्या सोचते? क्या आप भी स्थानीय कथा पर विश्वास करते या विज्ञान के नए उपकरणों से गहराई में जाते? संघर्ष यहाँ बढ़ता गया। पुराना सिद्धांत था कि 9वीं शताब्दी में एक बड़ा तीर्थयात्री समूह ओलावृष्टि का शिकार हुआ। कुछ खोपड़ियों पर बिना भरे हुए दबाव फ्रैक्चर थे, जो कुंद गोल भारी वस्तुओं से मेल खाते थे, यानी ओले। स्थानीय नंदा देवी कथा भी इससे जुड़ती थी, लेकिन डीएनए ने बताया कि ये लोग एक परिवार, सेना या एक ही जनजाति नहीं थे। विविध दक्षिण एशियाई थे। और भूमध्य सागरीय समूह, कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में कोई ग्रीक या क्रीट का समूह हिमालय पहुंचा हो, खासकर ब्रिटिश औपनिवेशिक समय में। वे वहां क्या कर रहे थे? व्यापार मार्ग, गुप्त अभियान, साहसिक यात्रा या कुछ और छिपा हुआ मिशन? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यक्ति का क्या संबंध था? वीना मुशर्रफ त्रिपाठी ने खुद टिप्पणी की है कि सिर्फ 6-7 खोपड़ियों पर स्पष्ट ओलावृष्टि से जुड़ी चोटें हैं, बाकी अस्पष्ट। नीरज राय ने कहा, हमने आनुवंशिक वंश के सभी संभावित स्रोतों का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि भूमध्य सागरीय लोग इस झील तक क्यों यात्रा कर रहे थे और वे यहाँ क्या कर रहे थे। रहस्य अभी भी अनसुलझा है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने भी काम किया, लेकिन पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई। ये सिर्फ एक झील की कहानी नहीं, ये प्राचीन मानव प्रवास, सिल्क रूट की संभावित भूली हुई शाखाएं, तीर्थ मार्ग और कठिन वातावरण में अचानक मृत्यु की कहानी है। हिमालय जैसे कठोर क्षेत्र में लोग बिना आधुनिक उपकरणों के कैसे यात्रा करते थे? क्या रूपकुंड तीर्थ यात्रा का हिस्सा था? क्या भूमध्य सागरीय लोग औपनिवेशिक समय में किसी अज्ञात कारण से वहां थे? क्या उन्होंने भी उसी तरह का तूफान झेला या अलग आपदाएं? अब वैज्ञानिक प्रक्रिया में गहराई से जाते हैं। डीएनए निकालने के लिए हड्डियों को साफ प्रयोगशालाओं में पाउडर बनाया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग ने अलग अलग समय रेखाओं की पुष्टि की। स्थिर समस्थानिकों ने आहार बताया, दक्षिण एशियाई बाजरा प्रधान, भूमध्य सागरीय अलग। लिंग निर्धारण भी हुआ, मिश्रित समूह, इसलिए सेना का सिद्धांत कमजोर। कोई पारिवारिक समूह नहीं, मतलब असंबंधित लोग। ये सारा डेटा एक बड़ी तस्वीर बनाता है। रूपकुंड सदियों में एक आकस्मिक दफन स्थल बन गया, जहां अलग अलग समूह अलग अलग समय पर अपनी जान गंवाने आए।